हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये क्लास देख रहे हैं। बच्चों, आज हम लोग जैसे हमने डिसाइड किया था, आज हम लोग करेंगे नया टॉपिक। नया, एकदम नया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हमारा ये डिसाइड हुआ था। आइए जी, ईसोप हम लोग करने जा रहे हैं। तो फटाफट से हम लोग बिना ज्यादा बातें किए सीधा काम की बात करते हैं। आइए जी, स्टार्ट कीजिए। फटाफट से हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। ईसोप चैप्टर का, चैप्टर क्या है मतलब, ये एक छोटा सा टॉपिक है बेटे। लिखिए फटाफट से, ईसोप। इसकी बेटे फुल फॉर्म भी लिखिए, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये बेटे एक नया टॉपिक है। चलिए मैं शुरू करूं। आइए शुरू करता हूं। होता क्या है, किसी भी कंपनी में अगर हम देखें तो एक एम्प्लॉय सबसे बड़ा रोल निभाता है उस कंपनी के लिए। सबसे बड़ा रोल क्यों? क्योंकि वही है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में सपोर्ट करता है। बेटे प्रोडक्शन वही तो करता है। मशीनों के साथ में कौन लगा रहता है? एम्प्लॉय। मशीन है या एम्प्लॉयज है? मशीन भी तो एम्प्लॉयज चलाएंगे। एनीवेज, होता क्या है बेटे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे एम्प्लॉय को हमेशा अपने पास में रुकने के लिए मोटिवेट करती है, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और अच्छे से होती रहे। कोई भी नया एम्प्लॉय आएगा, फिर उसको एक नई चीज फिर उसको हो सकता है थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो। फिर उसके बाद में जब वो सीख जाएगा, उसके बाद में जाकर के वो प्रोडक्शन जनरेट मतलब प्रोडक्शन करने के लिए लायक होगा, या मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लायक, मतलब कोई भी काम अगर करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए हो सकता है किसी भी स्टाफ को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो। और ट्रेनिंग लेने के बाद में वो एम्प्लॉय इस लायक होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। फिर क्या होगा, 4 दिन बाद फिर वो एम्प्लॉय चले जाए, फिर एक नए एम्प्लॉय को सिखाए कि भाई आ एम्प्लॉय फिर से सीख। फिर एक नया एम्प्लॉय आया, सीखेगा, फिर जाके वो उस लायक होगा। फिर जैसे वो प्रोडक्शन करने लायक होगा, मैन्युफैक्चरिंग करने लायक होगा, फिर वो कहीं वो मूव कर जाएगा। तो बेटे इस चीज से बचने के लिए हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि भाई हमारे पास में एम्प्लॉय लगातार रहे। और उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे उनको मोटिवेशन देती है, बहुत अच्छे अच्छे प्रलोभन, बहुत अच्छे अच्छे टारगेट, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन, कि अगर आपने ये कर दिखाया तो हम आपको ये इंसेंटिव देंगे। सर ऐसा क्यों? बेटे एम्प्लॉय से कंपनी तो चाहती चाहती है, साथ में साथ में साथ में एम्प्लॉयज भी ये चाहता है कि वो एक जगह टिक के काम करे। बेटे कोई भी व्यक्ति अगर ग्रोथ चाहता है तो हमेशा उसको ना एक जगह टिक के काम करने की रिक्वायरमेंट सबसे पहले होती है। जैसे ही कोई एम्प्लॉय काम करके अपनी इंपोर्टेंस बनाता है, तो तब जाकर उसकी वर्थ उसको मिलनी शुरू होती है। अब क्या हुआ, मान लिया किसी आदमी ने आ, अपनी लाइफ का मेजर टाइम ऐसे निकाल दिया, तो फिर ग्रोथ कहां से होगी? क्या मतलब सर? देखो होता क्या है, एक और छोटा सा ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। लिखिए, पहले इसको आप लिख लीजिए। लिखिए क्या मतलब, इसको समझिए बस, खाली ये सिर्फ समझने की चीज है। बेटा प्लीज, आगे बढ़ने से पहले पहले इस बात को समझ लो आप एक बार। ये एक इंसान का जीवन का समय है पूरा, लाइफ ड्यूरेशन। उसमें से इतना सारा समय तो उसका स्टडी में या तैयार होने में निकल जाता है। उसके बाद में एक छोटा सा समय आता है जहां पर उसको अर्निंग करनी होती है। ठीक है ना? वैसे तो 4 फेज होते हैं, लाइफ के 4 आश्रम होते हैं, लेकिन उनमें से शुरू के 2 तो निकल जाते हैं किसमें? तैयार होने में, कि हाँ भाई हम अर्निंग के लायक लायक है। किशोर अवस्था भी है ना। और चलो खैर, एनीवेज, फिर इसके बाद में क्या होता है बेटे, इस दौरान ये जो रेड कलर की लाइन है, इस दौरान उसको कमाना होता है। इस दौरान उसको क्या करना होता है बेटे? एक तरह से अर्निंग करनी होती है। और उसके बाद में क्या होता है, फिर वो रेस्ट की स्थिति में आ जाता है। समझ रहे हो? अब एम्प्लॉय भी तो एक इंसान ही है। वो भी चाहता है कि मैं अर्निंग करूं, और इतनी अर्निंग कर लूं कि जब बाद में जब रेस्ट की स्थिति हो तो मेरे को दिक्कत ना हो खर्चे पानी की। और इसी दौरान उसको अर्न करके अपने लिए जुटाना होता है। बेटा सोचना जरा, क्या सर?
एम्प्लॉई काम करता रहा दूसरे के यहाँ पर, उसने मेहनत की दूसरे के लिए, अपने लिए सिर्फ सैलरी लाता, एक टाइम के बाद में उसको सैलरी मिल नहीं पाएगी क्योंकि वो रेस्ट की स्थिति में आ जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, फिर काम कैसे चलेगा। तो इसी दौरान उसको भी अपनी ना ग्रोथ साथ साथ में यहीं पर ही मेंटेन कर लेनी होती है। मतलब अपनी वेल्थ बनानी होती है। एक होती है हेल्थ, एक होती है वेल्थ। सुबह को जॉगिंग करोगे तो बनेगी हेल्थ, अर्निंग के बाद में स्टोर करोगे तो बनेगी वेल्थ। बेटे मैं वेल्थ की बात कर रहा हूँ। तो वो जो वेल्थ उसको बनानी होती है, वो कैसे बनाएगा जब सैलरी इतनी सी होगी। तो इसलिए एम्प्लॉय को भी उसकी पूरी पूरी जरूरत होती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी ग्रोथ बनती रहे अलग से, एक वेल्थ अलग से बनती रहे। बेटे इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी एक बड़ा ही अच्छा मोटिवेशन देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स के बेसिस पर। मतलब उसको ना एम्प्लॉय को शेयर्स के बेसिस पर क्या करते हैं, कुछ पेमेंट करती रहती है, शेयर्स देती रहती है कंपनी। कि एम्प्लॉय तो हमेशा एम्प्लॉय मत बन के रहे, हम तेरे को मालिक भी बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि तू हमारे यहाँ बस काम कर रहा है, हम तेरा ध्यान रखेंगे। कंपनी कंपनी ऐसा कह रही है। अब बेटे इसमें क्या है जी, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स खरीदने का मौका देती है बहुत ही सस्ते में। ये एक तरीका होता है जिससे कि एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है और एम्प्लॉय के भी अपने पर्सनल लाइफ के टारगेट पूरे होते रहते हैं, ग्रोथ वाले, एक वेल्थ वाले। अब किस तरह से सर शेयर सस्ते किस तरह से देगी कंपनी, कैसे भाई, कंपनी तीन तरह से एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है शेयर्स के लिए कि भाई हम तुम्हें शेयर्स के जरिए वो तुम्हारी वेल्थ बनाने की कोशिश करेंगे, बशर्ते तुम ये टारगेट पूरा करो। बेटे ऑफ कोर्स कोई भी आदमी कोई पैसा देगा तो कोई टारगेट तो देगा अपने लिए, है ना। आइए जरा, सबसे पहला तरीका है ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हमारे पूरे चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे इसी पे बेस्ड होंगे। बाकी के जो दो टॉपिक हैं वो सिर्फ थ्योरी के लिए है, ठीक है। तो बाकी के दो कौन से, सेकंड एंड थर्ड, क्या है सर इसमें। बेटा एक है यहाँ पर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, ठीक है। मैं दिखाऊंगा इसको और समझाऊंगा। एक तीसरा है बेटे स्टॉक एप्रिसिएशन, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। बेटे तीन प्रोग्राम शेयर्स के बेसिस पर एम्प्लॉयज को पेमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखिए बेटे पहले फुल फॉर्म लिख लें क्या, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय को स्टॉक खरीदने का ऑप्शन है, इस बात की ये योजना है। एम्प्लॉय चाहे तो तुम ना इस योजना के तहत, इस प्लान के तहत स्टॉक खरीद लो सस्ते में। स्टॉक मतलब सर वो गुड्स क्यों खरीदेगा सर, कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो आप शेयर्स की बात कर रहे थे। बेटा हमने पढ़ा था शुरू में, शेयर्स और स्टॉक दो चीजें हमने पढ़ी है थ्योरी में, आप भी को पढ़ी है। शेयर ब्रोकर होता है, स्टॉक ब्रोकर होता है। हाँ जी, शेयर ब्रोकर किस में डील करता है, एक एक शेयर्स में, एक एक शेयर भी खरीदना होगा तो वो बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा एक एक शेयर। स्टॉक ब्रोकर किस में डील करता है, बिल्कुल होलसेलर की तरह। वो छोटे छोटे एक एक दो दो शेयर्स में डील नहीं करता, वो क्या करता है, सीधा सीधा सीधी बात, लोट साइज होते हैं वहां पर, जैसे बल्क, ग्रुप, बंडल, बंडल ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड स्टॉक। जहां पर मान लिया 1000 शेयर्स का एक स्टॉक है, तो वो 1000 शेयर का बन गया क्या, एक स्टॉक। तो बेटे एक स्टॉक बेचने का मतलब क्या हो गया, 1000 शेयर्स बेचना, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है, एम्प्लॉयज को एक आधा शेयर नहीं, एक बंडल ऑफ शेयर्स ऑफर किया जा रहा है कि तुम चाहो तो 1000 शेयर्स या 500 शेयर्स या 600 शेयर्स या 2000 शेयर्स वगैरह वगैरह, जो भी टारगेट है, सस्ते में खरीदने का तुम्हें एक ऑप्शन दे रहे हैं। इसी का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। यहां पर क्या होगा सर,
बेटे यहाँ पर प्लान के तहत पहले से एक प्री डिसाइड होगा। क्या डिसाइड होगा? प्री डिसाइडेड प्राइस होगा। क्या होगा बेटे? पहले से डिसाइडेड एक प्राइस होगा कि एम्प्लॉय हम तुम्हें देखो इस सस्ते से प्राइस पे तुम्हें शेयर ऑफर करें। ठीक है, कितना सस्ते पे? इतना सस्ते, वो देखेंगे कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट, और लेकिन कुछ टर्म्स होंगी वो भी प्री डिसाइडेड होंगी। प्री डिसाइडेड टर्म्स भी होंगी जिनको सेटिस्फाई करने के बाद में आपको ये अधिकार मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा। और वो टर्म्स बेटे नेचुरल है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू जनरेटिंग एक टर्म होगी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये करके दिखाओ, तब हम आपको ये अधिकार देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लें किसी को मोटिवेट किया कि 2 साल के अंदर अंदर आप इतना प्रोडक्शन करके दिखाओ, या 3 साल का टारगेट देना, 3 साल के अंदर अंदर आप कभी भी इतना प्रोडक्शन करो। हो सकता है आप प्रोडक्शन 1 साल में कर दो तो 1 ही साल में आपको राइट मिल जाएंगे, ऑप्शन मिल जाएगा। हो सकता है 2 साल में आप करो तो 2 साल में आपको ये राइट मिल जाएंगे, 3 साल में करो 3 साल में राइट मिल जाएंगे। आइए जरा नेक्स्ट, मतलब आपको जो मिलेगी वो क्या होगी? मर्जी। ऑप्शन मतलब बेटे मर्जी है, चॉइस है आपकी। आप चाहो खरीदो या मत खरीदो। आपको लगता है कि मार्केट में जो प्राइस है वो इससे सस्ता है तो आप फिर हमसे क्यों खरीदोगे? यानी कि शेयर्स को मार्केट प्राइस से बहुत सस्ते पर एम्प्लॉय को खरीदने का मौका दिया जाता है। और अगर मान लिया ऐसा हो गया कि प्राइस मार्केट में घट गया तो एम्प्लॉय फिर खरीदना चाहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। बताओ क्यों घटेगा? चलो बताओ सर ऐसा क्यों होगा? बेटे अगर एम्प्लॉय मेहनत नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी। तो अगर एम्प्लॉय मेहनत करेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी और ज्यादा बनती चली जाएगी। और इसी बात के लिए हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं। एनीवेज, आइए जरा करेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में अकाउंटिंग के साथ में इसकी बात। आज हमें पूरी क्लास में इसी भी बात करनी है। लेकिन जरा आइए पहले जरा एक बार थियोरेटिकली पॉइंट कवर कर लें। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, देखिए बेटा पहले फटाफट यहाँ पे एम्प्लॉइज स्टॉक परचेज स्कीम या प्लान। होता क्या है, कंपनी को जब भी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब रिक्वायरमेंट होती है पैसे की कंपनी को, तो कंपनी एक और इशू निकालती है, नया शेयर फिर से इशू निकालती है। और उसको सबसे पहले किसको ऑफर करती है? सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जिसको हम बोलते हैं राइट इशू, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास तक बात की थी। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे राइट इशू के अलावा मान लिया क्या हुआ, राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं ले रहा तो पब्लिक को तो जाएगा ना। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी पब्लिक इशू निकालेगी कंपनी, उसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को तो मौका देती है, अपने एम्प्लॉइज को भी मौका देती है। इसी का नाम होता है एम्प्लॉय। हम तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं, एक परचेज प्लान बना करके आए हैं हम तुम्हारे लिए कि तुम भी चाहो तो शेयर्स खरीद सकते हो। सर फिर पहले में और दूसरे में मर्जी, पहले में और दूसरे में क्या अंतर है? बेटे यहाँ पर मर्जी नहीं है, यहाँ पर एक बार बात हो गई तो फिर हो गई। यहाँ पर आपके लिए मतलब यहाँ पर एम्प्लॉइज के लिए कंपनी क्या करती है, एक परचेज का प्लान लाती है एट पब्लिक इशू। जब पब्लिक इशू हो रहा होता है, जब पब्लिक इशू हो रहा होता है तो वहां पर क्या करती है बेटे कंपनी? ह्यूज डिस्काउंट पर, ह्यूज डिस्काउंट पर, ह्यूज डिस्काउंट पर उसको ऑफर करती है। और वो जब एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसकी मर्जी नहीं, फिर तो फिर उसको देखो खरीदना है। ह्यूज डिस्काउंट पर कंपनी क्या करती है? इशू टू एम्प्लॉई, इशू टू एम्प्लॉइज। अच्छा, फिर थर्ड वाला क्या है सर? पहले वाले में तो समझ में आ गया मर्जी है, दूसरे वाले में कोई मर्जी नहीं, भाई खरीद लेना भाई, एक बार डिसाइड कर लो, कर लिया, हाँ चलो आप खरीदो। ठीक है ना, पब्लिक इशू जब भी निकालेंगे हम आपको ये सस्ते में देंगे। नेक्स्ट, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। स्टॉक माने क्या है? अभी तो बताया था, शेयर्स। शेयर्स को एप्रिशिएट करने का राइट है ना। स्टॉक मतलब बंडल ऑफ शेयर्स। भाई हमारी कंपनी के शेयर्स, तुम यार इतना काम करो एम्प्लॉय, बहुत मेहनत कर दो, इतना प्रॉफिट जनरेट हो कि मार्केट प्राइस हमारे ना इस टारगेट, ये अभी इतने का चल रहा है, आपको हम टारगेट देते हैं यहां तक का, जितना इससे ऊपर कूदा दोगे, मतलब जितना इससे ऊपर पहुंच जाएगा हमारा मार्केट प्राइस। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा तुम्हारे मेहनत की बदौलत, जितनी ज्यादा मेहनत कर दोगे
तो अगर हमारे शेयर्स का प्राइस, स्टॉक का एप्रिसिएशन हो गया, इस एक टारगेट दे दिया, इससे ऊपर अगर तुमने पहुंचवा दिया एम्प्लॉय, तो जो अपर पार्ट है हम उसमें से तुम्हें शेयर करेंगे, चाहे कैश ले लेना चाहे शेयर्स ले लेना। स्टॉक एप्रिसिएशन, राइट बेटे, इसको बोलते हैं। आइए लिखिए फटाफट। एम्प्लॉयज को टारगेट दिया जाता है कि मार्केट प्राइस अगर ज्यादा हो जाए एक बताए हुए टारगेटेड प्राइस से, स्टेटेड प्राइस से, कि इससे ऊपर जो होगा वो एक्सिस पार्ट जो होगा, एक्सिस पार्ट, दैट विल बी शेयर्ड, दैट एक्सिस पार्ट will be shared with employees either in cash or in shares. Either in cash or in shares. और जब शेयर्स में शेयर किया जाएगा ये, तो क्या कराएगा, शेयर्स बेस पेमेंट। बेटे ये 3 तरह की स्कीम लेकर के चलती है कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए। उम्मीद है आपको ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर हुए। सर अब बताओ आगे क्या करना है। बेटे अब करना है ये, हमारे को इस चैप्टर में टोटली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ईसोप पे बात करनी है। अकाउंटिंग हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ ईसोप से रिलेटेड है। अगली बात, मैंने आपको जो बुक दे रखी है बेटे, वो उसमें मैंने क्वेश्चन काफी सारे डाल दिए जिसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मैं आपको क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारी बातें कवर होंगी, क्योंकि हमें अपना सीएस के हिसाब से बात करनी है ना। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आने हैं, तो हमारे लिए जितनी चीजें जरूरी हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा मैं आपको क्लास के अंदर पूरी तरह कराऊंगा। अदरवाइज बेटे बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी, है ना। तो लेकिन आपको कोई कमी ना रहे, इसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर दूंगा विद सॉल्यूशन। तो जिसको ऐसा लगेगा कि सर मुझे और प्रैक्टिस का मन कर रहा है, और प्रैक्टिस का मन कर रहा है, तो बेटे कर लेना, है ना। कुछ भी उसमें नया पॉइंट नहीं है, वो डोंट वरी, है ना। तो आइए जी, चलिए फिर हम चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट पेज पर आप क्या करेंगे, फटाफट से हेडिंग डालेंगे। आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पेज पर, ईसो। लो बेटा जी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट पहले क्लियर कर दूं। ये टॉपिक हमारे स्टडी मैट में किस तरह से दिया गया है, ये भी और बाकी के टॉपिक भी। बेटे जो हमारा स्टडी मॉड्यूल है, एक बार जरा खोलो फटाफट से स्टडी मॉड्यूल, और यहाँ पर आइए जरा फटाफट से एक बार इसके इंडेक्स में आइए। लो जी, जरूरी है कि हम साथ साथ में इन पॉइंट्स को देखें, अदरवाइज हमारे स्टडी मैट में कुछ चीजें थोड़ा सा ना इधर उधर हो जाएंगी, तो फिर हमें को दिक्कत हो जाएगी। स्टडी मॉड्यूल में इसके बारे में जो न्यूमेरिकल है बेटा, वो दिए गए हैं कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3। स्टडी मॉड्यूल में जो चैप्टर नंबर 3 दे रखा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखिए यहाँ पर सारी चीजें दे रखी है, इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, इशू ऑफ शेयर्स वगैरह वगैरह, यहीं पर ही ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम और स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये सब यहाँ पर बताए गए। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन कहां पर मिलेगा, इस चैप्टर नंबर 3 में। लेकिन जो इसका इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, जैसे पिछले भी चैप्टर हमने किए, इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, है ना, आपका अभी बाईबैक करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी करेंगे, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बारे में, बोनस शेयर्स के बारे में, राइट शेयर्स के बारे में, अंडर राइटिंग के बारे में, बुक बिल्डिंग के बारे में। तो ये सारी चीजें क्या है यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 3 में न्यूमेरिकल। लेकिन इन्हीं सब टॉपिक जो जो यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं सब टॉपिक में से ज्यादातर के प्रोविजन, ज्यादातर के प्रोविजन अलग एक अलग चैप्टर में एक्सप्लेन किए गए हैं थ्योरेटिकली। क्या, जिनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं ना पहले, भाई इसके बारे में ये प्रोविजन है, जैसे हमने बोनस के बारे में पढ़ा,
कि भाई बोनस के बारे में ऐसे ऐसे ये चीजें हैं, ये सोर्स है उसका, ये उसका कैपिटल रिजर्व होना चाहिए, सीआरआर होना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो यूटिलाइज होते हैं, है ना। वो सब बातें थ्योरेटिकली हमारी कहाँ पे लिखी हुई है बेटा, देखो इधर पॉइंट चैप्टर नंबर 5 जो है वो टोटल थ्योरी का है, रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी। तो हमारी जो ईसोप से रिलेटेड थ्योरी है, जो हमारी बाईबैक से रिलेटेड थ्योरी है, वो सब हमें कहाँ मिलेगी, चैप्टर नंबर 5 में। तो जिन टॉपिक्स के बारे में छोटा छोटा बताया गया है चैप्टर नंबर 3 में, एक आध क्वेश्चन दे दिया गया, उसके बारे में पूरा डिटेल प्रोविजन कहाँ पे दे रखा है, चैप्टर नंबर 5 में। मतलब बेसिकली चैप्टर नंबर 5 क्या है, प्रोविजंस के बारे में बात करता है, लेकिन उनका न्यूमेरिकल पोर्शन कहां पर है, चैप्टर नंबर 3 में। तो ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आप कल को सोचोगे सर चैप्टर नंबर 5 कब हो गया। बेटा चैप्टर नंबर 5 ओवर द चैप्टर्स आपके साथ में होता चला जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 से आप साथ साथ में पढ़ते रहना, जो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकली करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में ईसोप के बारे में जो है ना, बस एक आध क्वेश्चन दे रखा है, और हमें थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसका कहां पे बता रखा है, चैप्टर नंबर 5 में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन मैंने अपनी बुक में इसी चीज को आपको काफी डिटेल में बता रखा है, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है। वो सारे प्रोविजन एक ही जगह पर अलोंग विद क्वेश्चन मैंने बुक में समराइज कर रखे हैं आपके लिए, ठीक है बेटा। आप एक बार चेक करो, बुक में हम लोगों के सारी चीजें यहीं पर इसी जगह पे अवेलेबल है। आपको कहीं भी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर A to Z, ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे कहां से बेटे, पार्ट नंबर 2 न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन यहां से शुरू करेंगे, जिसमें शुरू वाले जो क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, सेल्फ प्रैक्टिस। मतलब मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए डाल दिए ताकि आप लोग अच्छे से दिल लगा के प्रैक्टिस कर सकें। बस दिल क्लास में लगाना, कहीं और मत लगाना जब तक क्लास चल रही है। आपको सारा का सारा काम यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए जी, हम लोग करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे पहले क्लास में, ठीक है। लेकिन उससे पहले जरा हम लोग समझना तो शुरू करें। आइए जी शुरू करते हैं हम लोग समझना। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं जी। ईसो, जब क्लास हो जाए तो अपनी किताब में से जो मैंने आपको दी है उसमें से आप पढ़ते रहना। आइए जी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो जी, होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहा मैंने बेटे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसके पास में एम्प्लॉय टिके और टिक करके काम करे। ऐसा ना हो कि वो आज यहाँ पर कल वहां पर, है ना। क्योंकि अगर मान लिया अपना एम्प्लॉय अगर कहीं और गया, तो अपने यहाँ के सीक्रेट्स भी तो उसके पास में रहते हैं, कितनी क्वालिटी से, कितनी किस किस फॉर्मूले से, किस किस सिस्टम से हम लोग काम करते हैं, फिर वो स्ट्रेटेजी भी कंपटीटर के पास पहुंच जाती है। तो एम्प्लॉयज को अपने यहाँ पर टिकाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको एक मोटिवेशन देना पड़ता है। और स्पेशली यहाँ पर जब शेयर्स का मोटिवेशन आता है तो कैसे आता है कि देखिए जरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दिया गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एक प्लान बनाया गया और उसको बोला गया एम्प्लॉय जी आज हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं। आज ये हमारा आज की डेट क्या है बेटे, आज हमारी 26 अगस्त 2021 है। कौन सी डेट है बेटे, 26 अगस्त 2021 है आज की डेट। आज की डेट पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय को एक ऑप्शन ग्रांट, मतलब ऑप्शन देना मतलब ऑप्शन को क्या किया जाए बेटे, ग्रांट किया, ऑप्शन ग्रांट। एम्प्लॉय जी देखो एक तरीका है क्या कि आपकी वेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है, बताओ क्या। देखो हमारा जो शेयर है बेटा, 2 मिनट पेन मत चलाना, हमारा जो शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, हाँ जी, उसका मार्केट में प्राइस कितना है, मान लिया आज की डेट में उस कंपनी का मार्केट प्राइस, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऐसा मोटिवेशन दे रही है, उसका मार्केट प्राइस है कितने का, 160 रुपए का। एक एग्जांपल, कंपनी ने ऑफर दिया कि भाई एम्प्लॉय जी आप एक काम करो, हम आपको ऑफर देते हैं कि आप इसी चीज को बहुत ही सस्ते में खरीद सकते हो। यानी कि एक इस राइट को एक्सरसाइज करने का उनको टारगेट दे दिया कि एक प्राइस पे बहुत ही सस्ते पे ले सकते हो। एक्सरसाइज प्राइस कितना, सिर्फ 40 रुपए पे आपके पास में ये ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो, मतलब ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। एक होती है एक्सरसाइज वो वाली, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं,
एक होता है ऑप्शन को एक्सरसाइज करना, हम उसकी बात करें तो ऑप्शन को यूज करना। तो ये क्या कहते हैं जी, क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, एम्प्लॉय को बहुत सस्ते में शेयर ऑफर कर रहे हैं। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 10 रुपए का शेयर तो 40 रुपए में जा रहा है, ये तो प्रीमियम पे इशू कर रही है। हाँ तो मैंने कब कहा कि कंपनी प्रीमियम पे इशू नहीं कर रही। बेटे हम लोग अगर ये सोचे 10 रुपए से सस्ते में जा रहा है तो वो नहीं, बात ये है कि मार्केट प्राइस से बहुत सस्ते में, और ये आज का मार्केट प्राइस है। क्वेश्चन में हो सकता है आगे का मार्केट प्राइस भी बताया गया हो, है ना। उनकी बात नहीं करनी हमें, हमें कौन सी बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में कितने का शेयर है, हकीकत पे बात करते हैं एम्प्लॉइज ही, आज की डेट में कितने का शेयर है, और वो हम आपको ऑफर करते हैं कितने में, सिर्फ 40 रुपए में। एक बहुत ही सस्ता प्राइस होगा, मैंने तो एग्जांपल के लिए मान लिया 40, हो सकता है वहां पर 40 ना हो और भी कोई सस्ता हो, है ना। आइए जरा, लेकिन आपको एक टारगेट दिया जाता है एम्प्लॉइज, क्या, कि आप ना अब आप हमारे हैं 3 साल के लिए, 3 साल का लोक लगा लो एम्प्लॉय की, 3 साल से पहले आपको जाना नहीं होगा। देखो यानी कि आपको हम कोई प्रोडक्शन का टारगेट नहीं दे रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि 3 साल तक आप हमारे साथ में काम करो, बस दैट्स इट। ये 3 साल आपके जीवन के आप हमारे साथ लगाओ, इसको हम बोलते हैं, कभी हम बोलेंगे इसको वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या मतलब सर, कभी हम इसको बोलेंगे लॉक इन पीरियड, लॉक कर लिया एम्प्लॉय जी हमने आपको, ठीक है ना। कभी हम इसको वेस्टिंग पीरियड बोलेंगे, कभी इसको लॉक इन पीरियड बोलेंगे। अच्छा सर क्या मतलब, बेटे होता क्या है, अधिकार ट्रांसफर करना कहलाता है वेस्ट करना। एक तो है वेस्ट, बेकार करना, एक होता है वेस्टिंग। वेस्टिंग मतलब इतने पीरियड के अंदर अगर आप हमारे साथ रहे, इतना पीरियड आपने हमारे साथ गुजारा, तो यहाँ पर इस डेट पर ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो ऑप्शंस हैं ये वेस्ट हो जाएंगे, मतलब वेस्टेड हो जाएंगी। ऑप्शंस क्या बन जाएंगे, वेस्टेड ऑप्शन, मतलब आपके खाते में बात चली गई, ट्रांसफर हो गई, आपको ये राइट मिल गया, ये अधिकार वेस्टेड हो गए, मतलब आपको ट्रांसफर हो गए। तो ये क्या है, ट्रांसफरिंग पीरियड, ये क्या है, ट्रांसफर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन वेस्टिंग पीरियड, और दूसरा क्या है यहाँ पर, ऑप्शन वेस्टेड। बेटे यहाँ पर अधिकार ट्रांसफर हो गए। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। आइए अभी मैंने क्या बात की, बताओ जल्दी से। यहाँ पर मैंने ये बात की कि आज की डेट पर कंपनी ने ऑफर किया कि भाई एम्प्लॉय जी अगले 3 साल तक आप हमारे पास में रहोगे तो हम आपको ये अधिकार देंगे, ठीक है। 160 रुपए का शेयर मात्र 40 रुपए खरीदने में, खरीदने का अधिकार आपको रहेगा। एक तरह से देखा जाए तो 120 रुपए सस्ता हम आपको ऑफर कर रहे हैं, 120 रुपए का हम आपको फायदा करा रहे हैं। बस 3 साल तक आप हमारे पास में रहें और 3 साल के बाद में आपको ये अधिकार मिल जाएगा, मतलब ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, वेस्टेड ऑप्शन बन जाएंगे। अच्छा सर, तो यानी कि 3 साल के बाद में क्या होगा सर, फिर एम्प्लॉय सिर्फ 40 रुपए दे करके ये शेयर खरीद लेगा। नेक्स्ट सर कितने टाइम में, इसके बाद में बेटे एक ड्यूरेशन दी जाएगी, वो हो सकता है 6 महीने की वो हो सकता है 1 साल की हो सकता है वो 3 महीने की हो सकता है वो आगे के 2 साल की हो, कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है। एक कट ऑफ डेट तो हमेशा रहती है ना हर चीज की काम करने की, एक कट ऑफ डेट होगी, और इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर उनको क्या करना होगा, ऑप्शन को एक्सरसाइज करना होगा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटे, ऑप्शन का एक्सरसाइज करने वाला पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड इसको नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटे, ऑप्शन को एक्सरसाइज करने वाला पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज ड्यूरेशन। एक होता है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड कौन सा होता है, जब उसको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है, 3 साल तक लगातार उसको कंपनी में काम करना है, 1 2 3। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 ना हो के 4 हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 हो, है ना। तो बेटे डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कंपनी टू कंपनी, कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या टारगेट देती है। हो सकता है वो 3 साल के अंदर एक प्रोडक्शन का टारगेट दे दे और वो प्रोडक्शन का टारगेट 2 साल में ही हो, तो जैसे ही 2 साल पूरे होंगे, मतलब प्रोडक्शन जैसे ही पूरा हुआ तुरंत उसका ऑप्शन वेस्ट बन जाएगा, वेस्टेड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी 3 साल तक वो साथ में हमारे बिताएगा। बेटे आप नोट करते चलना मेरे साथ साथ। जो अगला ड्यूरेशन है वो है एक्साइज पीरियड। क्या, एक्साइज पीरियड,
इतने टाइम के अंदर अंदर उसको क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज करना होगा। वो 40 रुपए कंपनी को पे करेगा, मतलब ये एक्सरसाइज प्राइस जो है वो पे करेगा कंपनी को 40 रुपए का, और शेयर ले जाएगा जी सस्ते में। पता है बेटे, वो तो उस टाइम का मार्केट प्राइस था। सोचो जरा, कंपनी में एम्प्लॉय अगर बना रहा और एम्प्लॉय ने खूब मेहनत की तो मार्केट प्राइस तो बढ़ेगा बढ़ेगा। उस टाइम का 120 आज का हो सकता है वो 250 रुपए तक पहुंच जाए। तो 250 रुपए का, अगर मान लें यहाँ पर इस डेट पर सपोज करो उसने बहुत मेहनत की 3 साल में, और वो मार्केट प्राइस कहाँ तक पहुंच गया, मान ले 250 रुपए तक पहुंच गया। सोचो जरा एम्प्लॉय को कितना अच्छा बेनिफिट होगा। 210 रुपए कम से कम वो आराम से कमा लेगा एक शेयर पे। सर अब एक बात तो बताओ, ये मार्केट प्राइस तो फ्यूचर का है ना। हाँ जी, तो फ्यूचर के लिए ही तो हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं भाई, फ्यूचर तक आप हमारा साथ दो और हम आपको एक अच्छा मोटिवेशन देते हैं फ्यूचर तक के लिए। सर अगर मान लिया उसने यहाँ पर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो फिर बेटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। क्या होता है बेटा, लैप्स ऑप्शन कहलाते हैं। लैप्स वेस्टेड ऑप्शन क्या होगा बेटा, लैप्स मतलब छूट गए, वेस्टेड ऑप्शंस। अब ये थोड़ा ना जिंदगी भर का ठेका ले लिया, जब आपको एक बता दिया कि इतने टाइम के अंदर आ जाना, कंपनी को 40 रुपए दे जाना और अपना शेयर ले जाना। आ रहे हैं जी 5 साल के बाद में, ऐसे थोड़ा ना होता है। कंपनी एक टारगेट हमेशा देगी, एक हमेशा निश्चित डेट होती है, इतनी डेट के अंदर आपको ये काम करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो लैप्स हो जाएंगे, वो वाले ऑप्शन होंगे जो वेस्ट हो चुके थे, है ना। अगर बेटे बीच में कभी कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, सपोज करो मान लिया यहाँ पर छोड़ के चला गया, है ना, हो सकता है अगले साल भी कुछ एम्प्लॉय चले गए, क्योंकि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को ये ऑफर किया जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर भी जो ऑप्शंस छूट जाते हैं ये भी क्या कहलाते हैं, लैप्स ऑप्शन। क्या होते हैं, लैप्स ऑप्शन। सर ये लैप्स ऑप्शन है तो फिर वो वाले कौन से हैं, वो भी बेटे लैप्स हैं, लेकिन वो लैप्स कौन से हैं, वेस्टेड, जो ट्रांसफर हो चुके थे। तो ये कौन से लैप्स होंगे, लैप्स अनवेस्टेड ऑप्शन। जो एम्प्लॉइज बीच में छोड़ के चले गए उनके अधिकार छूट जाते हैं, और वो अधिकार वो वाले हैं जो अभी उनको मिले नहीं है। अनवेस्टेड ऑप्शंस का लैप्स होना कहलाता है। बेटा ये बातें क्वेश्चन में आपको लिखी मिलेंगी, तो आपको पहचानने में ताकि आसानी हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये कौन से लैप्स ऑप्शन होंगे जो चले गए एम्प्लॉय बीच में और अभी तक उनको अधिकार नहीं मिला था। नेक्स्ट, एक अगली बात। क्या सर, अब समझ में आया क्या, कंपनी ना बेवकूफ बना रही है क्या, कैसे बताओ। सर 160 रुपए का शेयर 40 रुपए दे रही है, कह तो रही है 120 रुपए देगी, क्या 120 रुपए के लिए 3 साल तक टिकेगा कोई। सर 120 रुपए तो आजकल ना, आप घूमने बाहर निकलो, आप टॉफी खाओगे उसमें खर्च हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, ये तो एक शेयर की बात है, एक शेयर की बात है, सोच के देखो जरा। हर पर एम्प्लॉई कंपनी ने ऑफर किया कि हर एम्प्लॉय चाहे तो 3,000 शेयर्स खरीद सकता है सस्ते में। अब बताना जरा, बोलो अच्छा ऑप्शन है कि नहीं, बढ़िया ऑप्शन है जी। 3,000 शेयर, 120 रुपए का फायदा, 3,60,000 तो सेविंग ऐसे दिखाई दे रही 3 साल में। और हो सकता है उस टाइम पे मार्केट प्राइस 250 पहुंच गया, फिर तो बेटे 250 पहुंच गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो 210 रुपए का डिफरेंस है, और 3,000 के हिसाब से 6,30,000 का हो सकता है। तो मतलब ये तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि भाई एम्प्लॉय कितना उसको जनरेट करा देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो कितना बड़ा फायदा एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं जी अगली। क्या सर, अभी तक हमने क्या बात की, ऑप्शन ग्रांट करना किसको कहते हैं, किसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, किसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, और किसको बोलते हैं अनवेस्टेड ऑप्शंस का लैप्स हो जाना। किसको बोलते हैं ऑप्शंस का वेस्ट हो जाना। वेस्ट हो जाना मतलब बेटे यहाँ पर जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इसके लिए मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब भी हमारी यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में हमने माना था कि 3 साल तक रुकने की कंडीशन है, हो सकता है कहीं पे प्रोडक्शन के टारगेट की कंडीशन हो, और वो प्रोडक्शन का टारगेट मान लिया यहीं पे 2.5 साल में पूरा हो गया, तो वो वेस्ट यहीं पे हो जाएंगे फिर ऑप्शन जो है।
एनीवेज आइए नेक्स्ट, किसको बोलते हैं एक्साइज पीरियड, ये भी हमने देखा। किसको बोलते हैं वेस्टेड ऑप्शंस का लैप्स हो जाना। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि इसके बाद में जिस जगह पर कंपनी ने बोला है कि भाई आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। अब इस टाइम पे जो मैं लिखा रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप नोट कर लेना। तब इस ड्यूरेशन के दौरान अगर मान लिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज है वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, तो बेटे ऐसे केस में कंपनी अपने यहाँ पर क्या जनरल एंट्री करेगी? कंपनी जनरल एंट्री करेगी इस टाइम पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए बोलो बेटे? 40 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटे कितने का इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 10 रुपए की फेस वैल्यू। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा ध्यान से अभी मैं कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सर ऐसा लग रहा है 30 रुपए, यही तो करना चाह रहे हो ना सर एक शेयर की बात अगर हम करें? नहीं बेटे, बताओ मार्केट प्राइस कितने का था उस टाइम पे जो डिसाइड हुआ था? उस टाइम पे मार्केट के हिसाब से जो डिसाइड हुआ था ये हुआ था 160 रुपए। तो शेयर तो 160 का तो उसी टाइम पे था। तो यहाँ पर बेटे 160 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए, 160 रुपए में से 10 रुपए तो हमारे हो गए फेस वैल्यू, यानी कि 150 रुपए वहां पे क्या एक तरह से प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। भाई शेयर थोड़ा सस्ता है, शेयर तो 160 रुपए का ही है ना, जिसमें 10 रुपए फेस वैल्यू और प्रीमियम है 150, तभी तो मार्केट में शेयर 160 रुपए का है। लेकिन दे उसे सस्ता रहे 40 रुपए का। तो यहाँ पर बेटे 120 रुपए की कंपनी क्या दे रही है? क्या डिस्काउंट दे रही है? क्या ये डिस्काउंट है? नहीं, इसको हम डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या नाम देंगे बेटे? ईसोप। क्या बोलेंगे? ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसोप अकाउंट। ईसोप अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। सर ये ईसोप क्या है? अब ये क्रेडिट कहाँ पे होगा? दरअसल ईसोप जो है ना एक गुल्लक है। क्या है बेटा? एक गुल्लक है जिसमें हम 120 रुपए पहले इकट्ठे करते हैं। हर एम्प्लॉय के एक एक शेयर के नाम के कितने इकट्ठे करते हैं बेटे? 120 रुपए। पहले आप प्लीज एक बार इसको नोट कर लो, मैंने आपसे कहा था कि नोट करने का टाइम दूंगा, पहले आप इसको एक बार नोट कर लो क्योंकि फिर समझने का एक रिदम चलता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, पूरे आधा मिनट तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए। चलिए आइए। अब बेटा ये जो 120 रुपए है दरअसल क्या है, ये हर साल, जैसे ये हो गया थर्ड वाला ईयर, थर्ड ईयर में कुछ पैसे इकट्ठे किए, फिर सेकेंड ईयर में कुछ पैसे इकट्ठे किए, फर्स्ट ईयर में कुछ पैसे इकट्ठे किए, तब जाके ये 120 रुपए यहाँ पर इकट्ठे हो चुके होते हैं। बेटे ये बिल्कुल कुछ कहानी इस तरह से की है, जैसे एक फिल्म आई थी, तुमने देखी होगी, मुझसे शादी करोगी। देखी है? नहीं देखी है तो देखना, वहां पर बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। सलमान खान उस फिल्म के जो नायक हैं, जो हीरो हैं, सलमान खान जी, उन्होंने एक गुल्लक बना रखी थी। एक गुल्लक बहन की शादी के नाम की, एक दूसरी गुल्लक माँ के इलाज के नाम की। तो वो गुल्लक में क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहते थे, थोड़ा थोड़ा पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा। और फिर जब जरूरत हुई तो उन्होंने गुल्लक को एकदम से यूटिलाइज कर दिया। ये एक अलग चीज है, उन्होंने वो गुल्लक किसके लिए यूज किया। मुद्दे की बात यह है कि थोड़ा थोड़ा हर साल इकट्ठा किया जाता है, ये भी कुछ इस तरह की गुल्लक है। और फिर जाकर के एकदम से 120 रुपए इकट्ठे हो चुके होते हैं, और तब हम एम्प्लॉय से कहते हैं कि भाई लो चलो शेयर्स लो। उसी डेट तक का हमें 120 रुपए इकट्ठे कर लेने होते हैं। हम कौन? कंपनी। कंपनी के एंगल से हम लोग बात करेंगे, ये भूल मत जाना, हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ रहे हैं, कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो हमें कंपनी की बुक्स में बात करनी है। तो कंपनी की बुक्स में 120 रुपए किस तरह से इकट्ठे किए जाते हैं? ये ओवर द 3 इयर्स, जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 इयर्स है, कहीं पे क्वेश्चन में 4 इयर्स होगा तो 4 इयर्स में बात होगी, कहीं पे क्वेश्चन में 2.5 इयर्स होगा तो 2.5 इयर्स की बात होगी। जो भी क्वेश्चन में ड्यूरेशन दे रखी है, उस ड्यूरेशन में, उस वेस्टिंग पीरियड के अंदर हमें 120 रुपए इकट्ठे करने होते हैं। हम कौन? कंपनी।
आइए जी, तो एक तरह से देखा जाए तो एक शेयर पर कितने हो गए बेटा 120। बेटा 3000 शेयर्स पर कितने हो गए बताओ। अगर देखा जाए 120 रुपए पर शेयर की बात है, पर शेयर की बात है, और कंपनी ने एक एक एम्प्लॉय को 3-3 हजार शेयर्स की बात की है, इंटू 3000 शेयर्स पर एम्प्लॉय। पता है बेटे, देखा जाए तो एक एम्प्लॉय पे कितने का खर्चा है, 3 साल में जाकर के जो कंपनी को इकट्ठा करना है, कंपनी अपनी जेब से कितने का खर्चा इकट्ठा करेगी, 120 इंटू 3000। बेटे 3,60,000 रुपए कंपनी अपने एक एम्प्लॉय को एक तरह से दे रही है शेयर्स के रूप में। और ईमानदारी की बात है, सच बताऊं तो सचमुच में दे रही है, लेकिन एम्प्लॉयज की भी तो ईमानदारी की रिक्वायरमेंट है वहां पर कि वो भी पूरी मेहनत से काम करें। ये 120 रुपए हो सकता है, 120 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस हो, मान लो उस टाइम पे मार्केट प्राइस 250 का हो गया तो यही फिगर बहुत बड़ी बैठती है। एनीवेज आइए एक सिंपल वे ले लेते हैं अभी फिलहाल 120 रुपए के हिसाब से। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, सुनिए ध्यान से। सबसे पहली डेट है जहां पर ऑप्शंस को ग्रांट किया गया, ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन जब दिया गया कि भाई एम्प्लॉय तुम हमारे साथ में, इस क्वेश्चन में 3 साल का टारगेट है, कहीं पे प्रोडक्शन का टारगेट होगा, एम्प्लॉय तुम हमारे साथ में 3 साल तक मेहनत करो और हम तुम्हें शेयर देंगे। 10 रुपए वाला शेयर 160 रुपए का मार्केट में आज की डेट में, जब हम आपको ये अधिकार दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं, और 10 रुपए वाला शेयर 160 रुपए का है मार्केट में, लेकिन हम आपको 40 रुपए में दे रहे हैं मात्र। तो 120 रुपए का खर्चा कंपनी अपनी जेब से कर रही है, कंपनसेट कर रही है तुम्हारी इस ग्रोथ के लिए। 3 साल तक तुम हमारे साथ में अपनी लाइफ का टाइम बिताओगे, इसके लिए एम्प्लॉय आपको हम कंपनसेट कर रहे हैं आपकी वेल्थ के लिए। आइए जी, तो 3 साल का जो ड्यूरेशन है यहाँ पर इस एग्जांपल में, वो क्या है बेटे, वेस्टिंग पीरियड। जितने टाइम के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है वो कहलाता है वेस्टिंग पीरियड। जैसे 3 साल के तक काम करने की कंडीशन सेटिस्फाई करना, यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड हो गया 3 साल। कहीं पर 3 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर ये टारगेट पूरा कर दो प्रोडक्शन का, तो वो हो जाएगा बेटे वहां पर वेस्टिंग पीरियड। जितने टाइम के अंदर अंदर वो टारगेट पूरा करने के लिए कंपनी ने उसको बोला है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां प्रोडक्शन का टारगेट होगा। नेक्स्ट, जब ये अगर एम्प्लॉय बीच में चले गए तो कहलाएंगे कि ऑप्शन, उन एम्प्लॉय के ऑप्शन छूट गए। ये ऑप्शन क्या उसको ट्रांसफर हो गए थे, वेस्ट हो गए थे, नहीं थी, इसलिए कहलाते हैं अनवेस्टेड ऑप्शन। फिर जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, चाहे वो ड्यूरेशन वाली हो चाहे वो प्रोडक्शन के टारगेट की, जिस डेट में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है उस डेट को ऑप्शन वेस्ट हो जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 3 साल का टारगेट लिया था रुकने का, तो तीसरा साल जहां एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, उस डेट को जितने भी एम्प्लॉय शुरू से लेके यहां तक का 3 साल कंपनी के साथ में बिता चुके होंगे, तो उनके लिए कहलाएगा ऑप्शन वेस्ट हो जाना, वेस्ट हो गया उनके लिए। हाँ जी बेटा, तो इस केस में हमारे बन गए ये ऑप्शन कौन से, वेस्टेड ऑप्शन। इसके बाद में जो अगला ड्यूरेशन है वो है कि भाई आपको इतने पीरियड के अंदर अंदर ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज पीरियड। एक कट ऑफ डेट दी होगी, अगर फिर भी वो नहीं आया तो ऑप्शन वेस्ट हो जाए, जो वेस्टेड ऑप्शन है वो भी लैप्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहलाएंगे लैप्स वेस्टेड ऑप्शन। छूट गए ऑप्शन वो वाले जो लैप्स हो गए। लेकिन इसके बीच में जो एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने शेयर्स खरीद लिया, कंपनी अपने यहाँ पर क्या एंट्री करेगी, उनसे पैसे लेगी 40 रुपए, उनको 10 रुपए वाला शेयर 150 रुपए का प्रीमियम था, 160 का मार्केट प्राइस था ना, तो जो डिफरेंस है वो ईसोप से एडजस्ट करेगी। और ये अपनी जेब से कंपनी इकट्ठा करती है 120 रुपए। पता है बेटे, ये 120 रुपए हर साल पीएनएल से ट्रांसफर किए जाएंगे और एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ईसोप। अभी प्लीज नोट मत करना, मैं आपको समझाऊंगा। 120 रुपए एकदम से तो इकट्ठे नहीं होंगे, मान ले 3 साल में कितने कितने होंगे बेटे, 40-40। एक शेयर पर 3 साल में 120 इकट्ठे करने हैं, तो एक साल में कितने करने हैं, 40। तो मैं कह सकता हूं कि जो ईसोप नाम की गुल्लक हमने बनाई है, इसमें हर साल कितने इकट्ठे किए जाएंगे, 40 रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। सेकेंड वाले ईयर में भी यही किया गया होगा और फर्स्ट ईयर के एंड में भी यही किया गया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ईसोप, 40 रुपए यहाँ पे इकट्ठे किए होंगे, 40 रुपए वहां पे इकट्ठे किए होंगे और 40 रुपए थर्ड ईयर में इकट्ठे किए होंगे। प्लीज आप इसको एक बार नोट कर लो, ये वाला पार्ट चार्ट पर आप जरूर नोट कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। 40 रुपए पहले साल इकट्ठे हुए गुल्लक में, बताओ बेटे पहले साल गुल्लक में कितने हो गए, 40 हो गए।
फिर दूसरे साल फिर से गुल्लक में 40 भी डाल दिए, जिसमें पहले से 40 पड़े हुए थे, तो कितने हो गए टोटल, अब 80 हो गए। फिर तीसरे साल में नए वाले 40 डाल दिए, तो कितने हो गए, 80 और 40 120 रुपए। इस तरह से 120 रुपए की जो गुल्लक है ये हम यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं। प्लीज आप ये पीएनएल टू ईसोप, पीएनएल टू ईसोप एक बार नोट कर लीजिए, ताकि मैं आपको अकाउंटिंग की तरफ लेके जा सकूं। ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये 3 एंट्री हमने की हर साल 40-40 रुपए इकट्ठे किए। लेकिन 40 रुपए तो बेटे एक शेयर के हिसाब से थे ना। बताओ हमें कितने शेयर पे इकट्ठे करना है। सर एक एम्प्लॉय भी पहुंचा तो उसको कंपनी को एक शेयर पर 40 रुपए, और सर उसको तो ना पता है आपको, उसको एम्प्लॉय को हमें 3000 शेयर देने हैं। तो हर साल हम क्या करेंगे, कितने रुपए गुल्लक में डालेंगे भाई, इसमें मल्टीप्लाई करते चलेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3000 शेयर, ये तो एक एम्प्लॉय के हैं, है ना। एंट्री यही रहेगी। और अगर ये 3000 शेयर्स तो एक एम्प्लॉय के हैं, मान लिया हो सकता है 3000 ना होके और ज्यादा शेयर्स हो या कम शेयर्स हो, तो उतने शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। हर साल जितने भी शेयर्स की बात हम कर रहे हैं, एक शेयर की बात, एक एम्प्लॉय की बात करेंगे, तो हर एम्प्लॉय को 3000 शेयर्स खरीदने का मौका दिया गया सस्ते में। तो कंपनी अपनी जेब से एक शेयर पर 40 रुपए का कंपनसेट करेगी, तो 3000 शेयर पे कितना करेगी एक एम्प्लॉय के लिए, मल्टीप्लाई कर देंगे सर 40-40 रुपए को 3000 शेयर से। लेकिन ध्यान रखना बेटे ये तो एक एम्प्लॉय के लिए है। कंपनी में हो सकता है वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉय, मान लिया कंपनी में 4000 एम्प्लॉय हुए, तो ऐसा ही होता है बड़ी कंपनी में, ऐसी ही बात होती है। ये मत सोचना कि सर इतनी बड़ी बातें कंपनी में होंगी क्या। बिल्कुल जी, आप समझिए मेरी बात को। कंपनी एक साल में कितना खर्चा पीएनएल से उठाएगी, मैं मल्टीप्लाई करके निकालूंगा। 40 × 3000 शेयर्स, 3000 शेयर्स एक एम्प्लॉय की बात हो रही है बेटे, पर एम्प्लॉय की। भाई कोई बेवकूफ थोड़ा है 3 साल में जाके 120 रुपए लेने के लिए रुकेगा, नहीं। एक एक एम्प्लॉय को 3-3 हजार शेयर देंगे, तो 120 × 3000 कितने होंगे बेटे, करना जरा। 120 × 3000 यानी कि 3,60,000, और एक साल में 40 × 3000 करना है। हर साल कंपनी उसके खाते में एक तरह से देखा जाए तो 1,20,000 रुपए की सेविंग डाल दी है। बेटा ये तो एक एम्प्लॉय की बात है, सोचो जरा कंपनी में कितने एम्प्लॉयज होते हैं। मान लिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर जो थे, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर थे 8,000। सर इतने एम्प्लॉय क्यों मान रहे हो, छोटा एग्जांपल ले लो ना। बेटे बड़ा सोचोगे तो बात बड़ी होगी, क्या कहा मैंने, बड़ा सोचोगे तो बात बड़ी होगी, और बड़ी बातें ही होती हैं बड़ी कंपनी में। तो 8,000 एम्प्लॉय चले, तो सोच के देखो जरा, कंपनी 8,000 एम्प्लॉयज के लिए बात करेगी ना। मान लिया यहां तक पहुंचे भी कितने, 8,000 एम्प्लॉयज ही हैं जो यहां पर पहुंचे, लेट सपोज। तो बताओ बेटे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे साथ में 3,000 से तो मल्टीप्लाई किया तो पर शेयर का आ गया। मल्टीप्लाई भी मैं किससे करूंगा, 8,000 एम्प्लॉयज से। मैं 8,000 एम्प्लॉयज को एक नाम दूं क्या, मैं इसको यहाँ पे काट के 8,000 और मैं एक नाम देता हूँ। अच्छा सर क्या नाम देते हैं, इस एम्प्लॉय को क्या नाम दूं, इसको मैं नाम देता हूं बेटे रीच्ड, एक्सपेक्टेड टू रीच, एक्सपेक्टेड टू रीच एम्प्लॉइज। कितने एम्प्लॉइज हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 साल हमारे साथ बिताएंगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंट्स में कि आपको जो फ्यूचर में खर्चा दिख रहा हो उसको आप आज ही बुक कर लो, लेकिन जो दिख रहा हो, ऐसा नहीं जो नहीं भी दिख रहा उसको भी बुक कर दो। हाँ हिडन रिजर्व नहीं बनानी बेटे। 8,000 एम्प्लॉइज में सारे के सारे 8,000 पहुंच जाएंगे पक्का 3 साल तक। प्रैक्टिकल बात करते हैं बेटा, कुछ एम्प्लॉइज पक्का बीच में छोड़ के जाएंगे। 3 साल तक 8,000 एम्प्लॉइज मतलब ही नहीं बैठता, पक्का वहां पे से कुछ ना कुछ एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे जाएंगे। सबका एक जैसा वो थोड़ा ना होता है रिदम। तो समझिए मेरी बात को, क्वेश्चन हमें इस बारे में बताएगा
अच्छा सर, क्वेश्चन हमें इस बारे में बताएगा? यस, क्वेश्चन हमें इस बारे में बताएगा। कमाल की बात। अच्छा कैसे सर? क्वेश्चन हमें बताएगा कि हर साल जो छोड़ के जाने वालों की परसेंटेज है, मान लिया वो है 10%। बेटे क्वेश्चन हमें एक परसेंटेज देगा और कहेगा हर साल 10-10% छोड़कर चले जाते हैं। पहले साल 10% छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे साल 8% छोड़ के चले जाते हैं, तीसरे साल 5% छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी कुछ बात हमें क्वेश्चन बताएगा। मान लिया पहले साल है बेटे कितना, 10% पहले साल एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे। एक एक्सपेक्टेशन कंपनी लगा रही है, वो एक्सपेक्टेशन किस बेस पे होती है मैं बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखो। क्वेश्चन में तो हमें परसेंटेज दी होगी, एक्सपेक्टेडली 10% या कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज दी होगी कि भाई वो यहां से चले जाएंगे। पहले साल मान लिया 10%, दूसरे साल मान लिया बेटे 8% छोड़ के चले जाएंगे, और तीसरे साल तक आते आते, ईयर एंड आते आते मान लिया 5% एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाएंगे। ऐसी कंपनी की एक्सपेक्टेशन है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो जब यहां से 8,000 एम्प्लॉय चले तो वहां पर पहुंचेंगे कितने? पता है बेटे? यहां थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। क्या सर? देखो 8,000 में से 10% यहां पे चले जाएंगे, मतलब कितने बेटे? 800 तो यहीं पे रुक गए, है ना? बताओ कितने बचे? सर फिर बचे यहां पर 7,200 बच गए पहले साल के एंड में। ऐसा कंपनी अनुमान लगा रही है कि पहले साल 10% चले जाएंगे, तो बच कितने जाएंगे? 7200। फिर 7200 का 8%, आप नोट करते रहो चाहे इसे समझते समझते साथ साथ में। 7200 का 8% कितना होता है जी? यानी कि सेकेंड ईयर में 576 चले जाएंगे। ध्यान रखना कभी आप 8% 8,000 का निकालने लगो, भाई जो बचे उस पर परसेंटेज निकलेगी। यानी कि 7200 में से अगर चले गए 576, तो बच कितने गए? फिर थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में बच गए कितने? 6624, इतने बच गए। तो थर्ड ईयर में फिर 6624 का 5% छोड़ के चले जाएंगे। वो कितने होंगे जी? वो होंगे जी 331। यहां पर भी चले गए, तो इसका मतलब बेटे बच कितने गए? अच्छा 1 नहीं, इसको 2 करो, राउंड में करना है। चलो 1 ही रखो। उधर कितने बच गए हमारे? 6। यानी कि ये जो एम्प्लॉइज हमने यहाँ पे लिखे थे ना, क्या लिखे थे? ये जो 8,000 लिखे थे ना ना, एम्प्लॉइज कितने पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है जी? कितने पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है जी? चेक करो यहाँ पर। अभी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आई 6293, क्योंकि उधर 4 है ना। 6293, अच्छा स्क्रीन पे लेके आता हूं मैं। 6293 पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है। तो बताओ बेटे कंपनी कितने एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू रीच जो है, एक्सपेक्टेड टू रीच, ये अंदाजा कब लगा रही है कंपनी? कंपनी फर्स्ट ईयर में लगा रही है। कंपनी ने ये अंदाजा लगाया बेटे फर्स्ट ईयर में। तो बताओ बेटे जब फर्स्ट ईयर का खर्चा कंपनी को बुक करना होगा तो फिर कंपनी कैसे करेगी जी? कंपनी फर्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड टू रीच एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई करेगी और ये कहेगी भाई इतने एम्प्लॉइज पहुंचने का हमें अंदाजा है। एक्सपेक्टेड टू रीच हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पर? वो क्या कहेगी कंपनी कि 3 साल में हमारे जो एम्प्लॉइज पहुंचने वाले हमें महसूस हो रहे हैं, अंदाजा लग रहा है हमारा, वो अंदाजा ये कहता है कि हमारे 6293 एम्प्लॉइज पहुंच जाएंगे। ऐसा अंदाजा कंपनी ने फर्स्ट ईयर में लगाया। तो कंपनी ने क्या कहा कि हमारा टोटल खर्चा कितने का बैठेगा जी? अब बेटे कंपनी का जरा हिसाब लगाते हैं जरा प्लीज, अब पेन नहीं चलाना, अभी तक ध्यान देना। तो कंपनी क्या कह रही है यहाँ फर्स्ट ईयर में बैठ करके कंपनी लगा रही है अपने एक्सपेंस का अंदाजा। कंपनी कह रही है टोटल जो एक्सपेंस है मेरा, मुझे लग रहा है 3 साल के अंदर अंदर होगा भाई, एक शेयर पर 120 रुपए की का खर्चा मेरे को इकट्ठा करना है एक शेयर पर। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने लेंगे हर एम्प्लॉय जो जो वहां पहुंचेंगे? एक एक एम्प्लॉय 3-3 हजार शेयर्स, 3-3 हजार इक्विटी शेयर्स हैं जो खरीदेगा। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एम्प्लॉय जो पहुंचेंगे वो कितने पहुंचेंगे बेटे? 6293 एम्प्लॉइज पहुंचेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड टू रीच
एम्प्लॉइज की बात की जा रही है कि इतने एम्प्लॉइज वहां पर पहुंचेंगे, 3 साल तक हमारे साथ में रहेंगे, और जिनके लिए हमें हमारा कमिटमेंट निभाना है, यानी कि उनके लिए हमें इतना पैसा अपने पास से इकट्ठा कर लेना है, ये हमारा टोटल एक्सपेंस रहेगा। बेटे जरा एक बार मल्टीप्लाई करना सारे बच्चे, पाप लगेगा उसे जो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, देख लो मैं पहले बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो, बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ मैं। 121 रुपए एक शेयर पर खर्चा, और 3000 इक्विटी शेयर्स हर एम्प्लॉय लेगा जो जो वहां पहुंचेगा, इनटू 6293 पहुंचने की उम्मीद है पूरी पूरी तरह से, यानी कि दो, ये क्या, 226548, यानी मैं कह सकता हूं 2 अरब 26 करोड़ 54 लाख 80 हजार रुपए का खर्चा हमारा ओवरऑल 3 इयर्स का खर्चा है। ये 1 साल का खर्चा नहीं है बेटे, 3 साल में कंपनी को इतने रुपए अपने पास से इकट्ठे कर लेने हैं। बेटे जिसके पास में इतनी बड़ी कंपनी होगी 8000 एम्प्लॉइज वाली, तो बेटे इतना तो बहुत आम बात है उनके लिए, हम और आप ही तो इतनी बड़ी बात नहीं सोचेंगे। 2 अरब 56 करोड़ 54 लाख 80 हजार रुपए 3 साल का खर्चा है। बेटे अब यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे की, क्या सर ये खर्चा कितने साल का है? ये खर्चा है 3 साल का। तो इसमें से पहले साल का कितना खर्चा है? फर्स्ट ईयर, ईयर नंबर 1, पहले साल का खर्चा कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो जी 1/3 से, तो हमारा पहले साल का जो खर्चा आया वो आ गया कितना, 75 लाख, नहीं 75 करोड़ 51 लाख 60,000। कंपनी को पहले साल इतने रुपए अपने पीएनएल से इकट्ठे करने होंगे। कंपनी को पहले साल अपने पीएनएल से इतने रुपए ईसोप में डालने होंगे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, 75 करोड़ 51 लाख 60,000। ठीक है जी। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। बेटे तो फर्स्ट ईयर की है, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे जी हम लोग? बीइंग, अच्छा इसकी प्रॉपर एंट्री बताता हूँ आपको, प्रॉपर एंट्री करते हैं, ये छोड़िए शॉर्टकट नहीं करते, फिर हम क्वेश्चंस में करेंगे क्या फायदा, हम यहीं पे करते हैं। सबसे पहले एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह से हम इसकी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। आइए, एक्सपेंसेस कैसे लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे एम्प्लॉइज, बेटा लिखना ये एंट्री, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है जी, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हालांकि हमें एंट्री लिखने को नहीं आएगी, लेकिन हमें पता सारा होना चाहिए। मान लो ऑप्शन में एंट्री पूछ ली, 4 एंट्री में से कोई एक ऑप्शन एंट्री वाला हो, है ना। देखिए बीइंग ईसोप रिकॉग्नाइज, बेटे ये कुछ इस तरह से है जैसे एक्सपेंसेस को पहले आउटस्टैंडिंग किया जाता है, आउटस्टैंडिंग के बजाय यहाँ पे क्या खोल लिया, ईसोप रिकॉग्नाइज्ड। ये जी पहले साल की एंट्री है। क्या हम लोग सेकेंड ईयर की एंट्री भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं जी। आइए जरा बनाना है बेटे, जरा सेकेंड ईयर की एंट्री बनाओ, ईयर नंबर सेकेंड, ईयर नंबर सेकेंड, यहां हमारा हो गया फर्स्ट ईयर का हिसाब किताब। अब इससे आगे कहानी किसकी है, हमारी सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर की मैं बात करूं, जब सेकेंड ईयर के एंड में हम लोग होंगे, तो सेकेंड ईयर के एंड में भी बेटे एक्सपेक्टेशन थोड़ा ना चेंज हो गई, भाई एक्सपेक्टेशन थोड़ा चेंज हो गई।
तो सेकेंड ईयर के एंड में भी बेटे सेम एक्सपेक्टेशन रही, या तो क्वेश्चन हमें बताए कि भाई यहाँ पर जो है कंपनी के जो एम्प्लॉइज है उनकी परसेंटेज चेंज होगी ना। जब आप फर्स्ट ईयर के एंड में आओगे तो आप ये देखोगे कि हमारी क्या एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज की रीच है वहां पर 6293। फिर सेकेंड ईयर के एंड में जब आप आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि सेकेंड ईयर के एंड में भी सेम हमारी वही रीच आ रही होगी। लो बेटे, तो हम सेकेंड ईयर में क्या एंट्री करेंगे? मैं तो कहता हूँ सेम एंट्री होगी, बिल्कुल डिक्टो सेम। आना जरा, एंट्री होगी सेकेंड ईयर में भी सेम एंट्री की जाएगी। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसोप। फिर से बेटे हमने 75 करोड़ 51 लाख 60,000 का हमने क्या किया? इकट्ठा किया अमाउंट ईसोप में। बीइंग ईसोप recognized being ESOP recognized। पता है बेटा सेम, तो सेकेंड ईयर में भी सेम हमारी प्रोविजन बन गई। अब बात करते हैं बेटे थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर की मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि थर्ड ईयर में भी हमारी सेम प्रोविजन रहेगी। बिल्कुल रहेगी जी क्योंकि हमारी कोई इसमें एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। आइए जी, तो मैं तो कहूंगा बेटे बिल्कुल सेम एंट्री चिपका देनी है थर्ड ईयर में भी। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 75 करोड़ 51 लाख 60,000 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसो 75 करोड़ 51 लाख 60,000 बीइंग ESOP recognized। अब बेटा यहाँ पर हमारा थर्ड ईयर का भी प्रोविजन हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा जी? थर्ड ईयर में एक्चुअल में कितने एम्प्लॉय पहुंचे? अभी मैं एक पहला एग्जांपल हमने किया, तो मैं अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए मान रहा हूं कि सेम एम्प्लॉइज हमारे वहां पर पहुंचे, जिनका हमने सोचा था सेम एम्प्लॉइज 6293 एम्प्लॉइज पूरे के पूरे वहां पर पहुंचे। तो मैं ये कह सकता हूँ 6293 एम्प्लॉइज का हमने खर्चा बुक कर लिया, ईसो बना लिया। हाँ जी बना लिया। अब ये जो शेयर्स के इशू करने वाली एंट्री है, जहां पर हमने बात की थी बैंक अकाउंट डेबिट 40 रुपए, कंपनी क्या करेगी 40 रुपए लेगी अपने एम्प्लॉइज से, 120 रुपए का ईसोप यूटिलाइज करेगी और शेयर देगी 10 रुपए का, और सिक्योरिटी पे कितना 150। बेटे अब ये एंट्री होनी है बताओ ये कितने एम्प्लॉइज के लिए होनी है? ऑफ कोर्स 6293 के लिए। ठीक है जी, 6293 एम्प्लॉइज के लिए होनी है, और हर एम्प्लॉय को कितना कितने शेयर मिलेंगे बोलो जी? 3000। क्या मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूं एंट्री? यस सर। तो जरा करना फटाफट से, यहां पर होगा क्या? अब देखो जरा, इस एक्सरसाइज पीरियड के दौरान मैं ये मान रहा हूं 6293 सभी एम्प्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। अभी मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, पहला एग्जांपल है, ठीक है? तो मैं यहीं पर एंट्री इसी में ही बात कर देता हूं। आओ जी, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी? मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे बेटा? सबसे पहले एक शेयर पर कितने रुपए मिलेंगे? 40 रुपए कंपनी को। बताओ बेटे कंपनी से 6293 एम्प्लॉइज ने कितने शेयर्स लिए होंगे? मल्टीप्लाई कर लो जी, इसमें क्या बड़ी बात है। एक एक एम्प्लॉय ने 3-3 हजार शेयर्स लिए, और कितने एम्प्लॉइज पहुंचे ये बात करने के लिए? 6293 एम्प्लॉइज पहुंचे। कितने मजे की बात है। देखो जी, एंट्री में कुछ है? इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल बस मल्टीप्लाई करना और काम हो गया। मैं ये कह सकता हूं कि आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3000 एक एम्प्लॉय शेयर लेगा, 6293 वहां पर शेयर्स पहुंचे होंगे, एम्प्लॉय पहुंचे होंगे। और यही बात बेटे यहाँ पर भी होगी।
हाँ सर, लो जी जरा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे जी, फटाफट से हो गया काम, बस खत्म, बस खत्म। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे अब तो हम। मल्टीप्लाई करो जी, 3000 शेयर से मल्टीप्लाई करो 6293 एम्प्लॉय से। बेटे अमाउंट निकालो जल्दी से सारे बच्चे। पाप लगेगा उसे जो नहीं निकालेगा, जल्दी निकालो। 75 CR, 51 लाख 60,000 आ गई बैंक में अमाउंट। नेक्स्ट 120 मल्टीप्लाइड बाई 3000 मल्टीप्लाइड बाई 6293। बेटा ये आ गई हमारी अमाउंट कितने की, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको। 226,54,80,000। नेक्स्ट बेटे करो मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी। 18,87,90,000। नेक्स्ट 28,31,850,000। ठीक है जी। तो देखिए जरा बेटे, अब कंपनी को कितने मिले बताओ एक शेयर पर, 40 रुपए। तो इतने कितने शेयर्स खरीदने बताओ बेटे, 3000 शेयर्स एक एम्प्लॉय खरीदेगा। और कितने एम्प्लॉय, 6293 सच्ची मुच्ची में पहुंचे, हमने ऐसा मान लिया, हमने ऐसा मान लिया कि सचमुच में 6293 ही पहुंचे जितना हमने सोचा था। हो सकता है बेटे वहां पर कम पहुंचे, हो सकता है वहां पर मतलब बहुत कम पहुंचे, क्या उससे ज्यादा पहुंच सकते हैं, मतलब ही नहीं बैठता। ठीक है जी। तो चलिए अभी करते हैं हम लोग, आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग।